वेलकम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट। फील स्टार्ट करने से पहले आप तो ये जानते ही होंगे कि इस साल 2021-22 के सेशन के लिए रिकमेंड किया गया है कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आएंगे। मतलब ये हुआ है कि जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 2 से, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे। सो कुछ बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे और कुछ बच्चे थोड़ा सा निराश हो गए होंगे। लेकिन चाहे जो भी हो, आप ये जानते होंगे कि जब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के में मार चले आएंगे। देखिए, तुक्के में मारकर एक दो क्वेश्चन शायद सही हो भी जाए, लेकिन तुक्के से आपके अच्छे नंबर तो नहीं आने वाले। सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। सो जितना पढ़ाई पहले बच्चे करते थे उतनी ही पढ़ाई आपको अभी भी करनी है। हाँ, बस ये है कि डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तभी जाकर आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो आप हमारे पुराने जो वीडियोज हैं, इसके पहले वाली क्लासेस, उसको अटेंड करिए। उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हो, चाहे कैपेसिटर का हो, कैपेसिटेंस हो, डाइलेक्ट्रिक हो, इक्विपोटेंट सरफेस हो, चाहे जो भी हो, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये पक्का है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि समय कम रहता है और आपको ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है, स्टेप मार्किंग नहीं होती है तो अच्छा भी है और थोड़ा सा अच्छा नहीं भी है। खैर, ये जैसा भी होगा, फिलहाल हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में ये कहा गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कि मरकरी के छोटे छोटे बॉल थे 27 बॉल। देखिए, मरकरी के छोटे छोटे 27 बॉल थे। इन बॉल को चार्ज किया गया था 10 वोल्ट पे, सभी को, हर बॉल को 10 वोल्ट पर चार्ज किया गया था। और उसके बाद कहा गया कि अगर इसको हम कंबाइंड कर दें, इन 27 बॉल्स को एक साथ, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। 27 छोटे छोटे मरकरी के जो बॉल थे, जिनको चार्ज किया गया था 10 वोल्ट पे, हर मरकरी के बॉल को, जब इसको कंबाइन करेंगे तो नेट पोटेंशियल जो बड़े वाले गोले का आएगा वो कितना आएगा, यही पूछा गया है। तो ठीक है, एक चीज तो आप जानते होंगे, क्लास 10 से ही जानते होंगे, कि जब छोटे छोटे गोलों कंबाइंड किया जाता है तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में होगा। सो हम लोग वॉल्यूम को इक्वल करके देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो, जो छोटे छोटे गोले हैं, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, हमने छोटे गोले का रेडियस स्मॉल आर मान लिया है और बड़े गोले का रेडियस हमने कैपिटल आर मान दिया है। छोटे का छोटा आर और बड़े का बड़ा आर हमने सब मान लिया, एज्यूम कर लिया है। सो अब इसमें 27 थे, 27 हमने यहां पर इंटू कर दिया। 27 जो बॉल थे उनका वॉल्यूम है ये, और ये हमारे पास है बड़े वाले गोले का वॉल्यूम। और आप देख रहे होंगे कुछ चीजें यहां से कट जाएंगी और आपको मिल जाएगा 3r का होल क्यूब इज इक्वल टू r, और यहां से मिलने वाला है आपको r इज इक्वल टू 3r। सो ये क्लियर हो गया कि 27 बॉल थे, लेकिन कंबाइंड करने के बाद जो बड़े वाले गोले का जो रेडियस था वो छोटे वाले का सिर्फ 3 टाइम्स था, ये हमें मिल गया। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये भी दे दे कि रेडियस कितना ज़्यादा होगा, ये भी यहाँ पर इंक्लूड कर दे कि रेडियस कितना गुना होगा, r/3 होगा, 3r होगा, r/2 होगा, ऐसा भी क्वेश्चन में ऐड किया जा सकता है। खैर, अब हम लोग करेंगे कि देखिए, दोनों का जैसे वॉल्यूम सेम था वैसे ही एक क्वांटिटी और सेम होगी, चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व होगा। जो टोटल चार्ज 27 बॉल्स का होगा मरकरी के, वही चार्ज इस पे भी होगा जब हम कंबाइंड करेंगे। चार्ज कहीं जाएगा नहीं, जैसे मास कहीं नहीं जाता वैसे चार्ज भी कहीं जाएगा नहीं, तो चार्ज सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर
चार्ज ऑन टोटल 27 balls is equal to चार्ज ऑन बिग बॉल्स। ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉल्स है। सो ये बिग बॉल, सॉरी बिग बॉल, बॉल्स नहीं बिग बॉल। तो 27 बॉल्स पे जितने चार्ज थे कुल मिलाकर उतना ही चार्ज आपके बड़े गोले पर होने वाला है। सो निकालते हैं इसको। देखिए चार्ज कितना होगा, तो एक गोले पे जो चार्ज होने वाला है वो कितना होता है, आपको पता होगा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। सो चार्ज जो हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है सीधा सीधा, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है CV। तो आप कहोगे C, छोटे वाले गोले बता रहा हूं, छोटे वाले गोले का C इंटू V। अच्छा C कितना और V कितना है ना। तो मैंने कहा जो CV है वो आप मल्टीप्लाई करिए 27 से, क्योंकि यहां पर 27 बॉल हैं तो 27 CV हो गया। अच्छा अब बड़े वाले जो गोले का है हम इसको C डैश V डैश मान लेते हैं, C भी मान लेते हैं। और जो बड़े वाले गोले का हमारे पास होगा वो हो जाएगा सिंपल बड़ा वाला C होगा। सो मैंने कहा बड़ा वाला C, हमने C डैश बोल दिया और यहां बोला V डैश। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। आपको पता होना चाहिए चार्ज इज इक्वल टू Q इंटू CV होता है। तो हमने यहाँ CV लगा दिया, लेकिन यहाँ पर 27 बॉल थे, मैं 27 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर C डैश V डैश हमने यूज किया है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। और अब हम सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 27 और C का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, स्मॉल r, ठीक है। और इंटू जो V हमारे पास हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यहां पे हो जाएगा हमारे पास 4 पाई कैपिटल R एप्सिलॉन नॉट और यहां पे V डैश हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वांटिटी यहां से कटने वाली है, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां से पूरा कट जाएगा। सो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचने वाला है अब यहां पर बचेगा 27 R इंटू 10 इज इक्वल टू, अब R की जगह पे आप रखो 3R, सी हो जाएगा 3R इंटू V डैश। देखो यहां से R R हो गया कैंसल और आप देख सकते हो यहां से 3 9 या 27, सो V डैश की वैल्यू आ जाएगी 90 वोल्ट। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा जो पोटेंशियल होगा बड़े वाले गोले का वो आने वाला है 90 वोल्ट, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो हमने कैसे लगाया, सबसे पहली बात को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको लगाने का टेक्निक पता होना चाहिए। देखिए हमने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मुश्किल से 30 सेकेंड या ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके आपको रेडियस का रिलेशन निकाल लेना है। उसके बाद जो चार्ज है वो 27 गोले पे जो चार्ज होगा टोटल वो इसके चार्ज के बराबर होगा और चार्ज का फॉर्मूला होता है CV और C का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको इस्तेमाल करेंगे, R का रिलेशन यूज करेंगे, आपको तुरंत V डैश मिल जाएगा, यानी जो V है वो मिल जाएगा। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ी बहुत डाउट होगी तो मैंने बताया आपको 2 काम करना है। पहला, आपको पुरानी वीडियोस देखनी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके लिखना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए बातें कम करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। मतलब कि पूछा जा रहा है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मैक्सिमम होगा। मतलब आप जानते हैं कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पूछा यह जा रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा थीटा के किस वैल्यू के लिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। अब आप सोचो कि थीटा को जब हम रख देंगे पाई, सो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, -PE cos पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, सी हो जाएगा -PE और यहाँ हो जाएगा -1
आपको मिल जाएगा P, जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो U मैक्स जो आपका हो जाएगा P। अच्छा, अगर ये आता है आपका एग्जाम में, मान लो इसी क्वेश्चन में दिया हो कि ये तो आंसर तो ये हो गया हमारा पाई, ठीक है। अब इसी में ये दिया हो कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, ये तो मैक्सिमम दिया गया है, मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम के लिए आपको क्या रखना होगा, देखिए मैं कर देता हूं यहां पर, फॉर मिनिमम U मिनिमम आपको थीटा रखना होगा 0 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, आप देखो U हो जाएगा हमारे पास -PE cos 0, मतलब -P। देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो ये है हमारा मिनिमम एनर्जी, ये है मैक्सिमम एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए जीरो एनर्जी कब होगी, जीरो एनर्जी, तो आप जानते हो कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो इस केस में U आ जाएगा -PE cos 90 और वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। सो क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन हो सकता है यहां पे चेंज कर दे कि आपको मैक्सिमम जगह पे मिनिमम पूछा जा सकता है, या फिर जीरो एनर्जी भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन -6 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर 2 चार्ज हैं, ठीक है, एक चार्ज और यहां एक चार्ज, और ये चार्ज है हमारे पास 4 माइक्रोकूलम की और यहां पे -6 माइक्रोकूलम की। तो आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों चार्ज जो हैं इनके बीच लग रहा होगा अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये प्लस और माइनस है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनके डिस्टेंस को बढ़ाया जाए, तो ये आप बताइए, आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ना चाहेंगे, नहीं बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो प्लस माइनस अट्रैक्ट करना चाहेंगे। सो पूछा जा रहा है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं 6 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर करना चाहते हैं, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर करना है, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है, मतलब आपको जो है इसकी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट अबाउट विथ चेंज एनर्जी, डेल्टा U हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। फॉर्मूला क्या होता है U का फॉर्मूला होता है K1 Q2 बाई R, इसका इस्तेमाल करें। सो यहां हो जाएगा Q1 Q2 और फाइनल जो हमारे पास है वो 18 है। सो यहां लिखिए 18 इंटू 10 की पावर -2, और यहां लिखिए Q1 Q2 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि यहां पे 6 है और सेंटीमीटर है, इसीलिए हमने इसको चेंज किया है मीटर में। सो अब देखिए यहां पर आप K बाहर निकाल लीजिए, Q1 Q2 बाहर निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा 1, और आप कॉमन ले लेंगे 6 इंटू 10 की पावर -2 भी। सो यहां मिल जाएगा 1/3 और यहां मिल जाएगा 1। सो क्या मिलने वाला है आपको, यहां से मिल जाएगा आपको Q1 Q2 बाई 6 इंटू 10 की पावर -2, और यहां मिल जाएगा आपको -2/3। बस आपको सारी वैल्यूज रखनी है और आपको सारे आंसर अपने आप मिल जाएंगे। सो K रखिए यहां पर 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 रखिए, Q1 हमारे पास कितना दिया था 4 माइक्रोकूलम, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6। Q2 रखा है हमने 6 माइक्रोकूलम, ये देखिए, सो ये हो जाएगा -6 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन यहाँ पे सारी कुछ दिया हुआ है, सो -2/3 भी रख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर -2। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 2.4 जूल, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सॉल्व करने आता होगा, आप इस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा आ गया 2.4 जूल, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक डेफिनेशन है। देखिए एक डेफिनेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, जब हम किसी भी एक टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट का हो, ठीक है। सो जो वर्क करना पड़ता है उसे बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, जो भी हमें वर्क करना पड़ता है एक टेस्ट चार्ज को
एक वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कराने के लिए उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ठीक है, अब यहां यह कहा जा रहा है कि अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को आपको यहां से यहां तक लेकर जाना है, सो आपको कितना एनर्जी गेन करना पड़ता होगा? सो एनर्जी गेन करना पड़ता है इतना। फिर से इस डेफिनेशन को देखिए जो एमसीक्यू होता है वो डेफिनेशन पे बनाया जा सकता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप लेकर जाते हैं ए से बी तक, और शर्त यह है कि ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 1 वोल्ट हो, तो आपको जितनी वर्क करना पड़ता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मतलब होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। मतलब ये हुआ कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराते हो तो आपको इतना जूल वर्क करना पड़ेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क करना पड़ेगा, दोनों एक ही चीज का नाम है। सो ये एक डेफिनेशन था जिसपे कि ये क्वेश्चन बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। A capacitor is connected across a battery and the plate separation of the capacitor is increased without removing the battery। देखिए क्या किया जा रहा है कि एक कैपेसिटर लिया गया है और हमने क्या किया है कि बैटरी को कनेक्ट किया है इस कैपेसिटर से, और बिना बैटरी को डिस्कनेक्ट किए हुए इस कैपेसिटर के प्लेट की जो एरिया है, मतलब लेंथ है, इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। सो ये जो चीज़ हमारी है ये बढ़ रही है। तो अगर इसको डी मान लें तो डी को मैं कह रहा हूं इंक्रीज हो रहा है। डी बैटरी को मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, फिर समझ लीजिए, हमने बैटरी को कोई छेड़खानी नहीं की है। हमने क्या किया है, इस प्लेट को हमने थोड़ा सा खींच दिया है, इनके सेपरेशन को हमने बढ़ा दिया है। सो अब पूछा जा रहा है कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पे, एनर्जी पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये चार जो चीजें हैं सी, वी, क्यू और यू, तो इन चारों चीज़ें पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, ये हम लोग को यहाँ निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया है, कैपेसिटर के प्लेट का जो डिस्टेंस होता है बीच का सेपरेशन, उसको हमने बढ़ा दिया है। सो द इंपॉर्टेंट चीज़ इज दैट, कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब बैटरी कनेक्ट है तो जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बैटरी उसके पोटेंशियल को मेंटेन करता रहेगा। सो पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। पहले ये बात दिमाग में रखिए कि जब बैटरी कनेक्ट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है। ये आपने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ा था कि जब बैटरी कनेक्ट रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बैटरी मेंटेन करता है। सो बैटरी जो होगा वो पोटेंशियल को मेंटेन करेगा। सो जो आपका ये ऑप्शन है ये तो हो गया गलत, क्योंकि लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, ना विल इंक्रीज ना डिक्रीज, इज अ कांस्टेंट। सो ये हो गया गलत। ठीक है, चलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चंस को। सो पहले हम इसको रब कर देते हैं, उसके बाद लगाते हैं। सो मैंने कहा आपको कि ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, पोटेंशियल हमारा होगा कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट। अब देखो क्या आता है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। सो व्हाट विल बी कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस की एक वैल्यू होती है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एक वैल्यू होती है। अब देखो एरिया तो सेम रखा है आपने, प्लेट का एरिया चेंज नहीं किया आपने, और डिस्टेंस जो बीच का था उसको आपने बढ़ा दिया। तो जब D बढ़ेगा, आप समझ रहे होगे, जब D बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक C घट जाएगा, क्योंकि D नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी जब बढ़ती है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, तो C घट जाएगा। सो ये एक बात क्लियर हो गई, C घटेगा और V होगा कांस्टेंट। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा है दो ऑप्शन, चार्ज और एनर्जी के बारे में। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, आपने V को बोल दिया कि सर V तो हो गया कांस्टेंट। अब अगर V हो गया कांस्टेंट तो C अगर घटता है
तो Q घटेगा, मतलब C घटा सो Q भी घटना चाहिए। सो यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ज विल इंक्रीज, तो ये भी गलत है। C घटा तो Q घटना चाहिए क्योंकि V है कांस्टेंट। अब आ गया हमारा सी ऑप्शन, एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज। एनर्जी जो स्टोर है वो होना चाहिए डिक्रीज या इंक्रीज, निकालते हैं। सो व्हाट अबाउट फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही बात, V है कांस्टेंट, तो जब C घटेगा तो U भी घटना चाहिए, और यहां पे वही दिया है कि एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज। सो समझ लीजिए एनर्जी डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं और बैटरी को डिस्कनेक्ट बाद में नहीं करते हैं और प्लेट के जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाते हैं, सो कैपेसिटेंस घट जाता है। कैपेसिटेंस घटता है इसलिए एनर्जी भी घटती है, और इस वजह से जो चार्ज हमारा है चार्ज भी घटता है। तो कैपेसिटेंस घटेगा, बैटरी का चार्ज घटेगा, एनर्जी भी घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है 2 कैपेसिटर जिसका जो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन सीरीज। सो देखिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर हैं जिनको हमने सीरीज में किया है कनेक्ट। ये है हमारे पास 3 माइक्रोफैरड और ये हमारे पास है 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन बैटरी का दिया है 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो हमने यहाँ बैटरी लगा दिया है। यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 वोल्ट का, B इज इक्वल टू 12 वोल्ट, या इसको ऐसे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। सो यहाँ पे जो बैटरी है वो ऐसे कनेक्ट कर दी गई, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड निकालना है आपको कि इसके बीच कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको निकालना है। इसके बीच V कितना होगा और इसके बीच V कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लो कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, और चार्ज के लिए निकालना पड़ेगा टोटल कैपेसिटेंस कितना है। तो C निकाल लेते हैं पहले। C कितना हो जाएगा टोटल, C नेट। सो ये हो जाएगा C1 इंटू C2, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। सो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 6, सो ये हो गया हमारे पास 18 अपॉन 9। सो ये हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये हो गया C नेट की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं Q कितना हो जाएगा, तो Q हो जाएगा CV। C हमारे पास 2 है और V हमारे पास 12 है, सो हो जाएगा 24 माइक्रोकुलम। सो Q हमारे पास आ गया 24 माइक्रोकुलम, ये हम लोग ने निकाल लिया है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कि 3 माइक्रोफैरड में कितना जाता है पोटेंशियल। सो V निकाल लेते हैं हम लोग 3 माइक्रोफैरड में, तो यहाँ लिखते हैं हमने 3 माइक्रोफैरड वाला निकाल रहा हूं मैं, या फिर हम इसको एक काम कर लेते हैं, या फिर हम लोग काम कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2। सो निकालते हैं V1 कितना हो जाएगा। सो V होता है क्या, Q बाई C। सो Q हमारे पास कितना होता है, Q होता है हमारे पास 24, हम लेते हैं यहाँ V इज इक्वल टू Q बाई C। सो Q हमारे पास कितना है 24 और C हमारे पास है 3। सो ये हो गया हमारे पास कितना 8 वोल्ट। सो अगर एक 8 वोल्ट है, दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, क्योंकि 8 4 12 होता है। सो पहला ऑप्शन सही है। अगर पहले में 8 वोल्ट गया, दूसरे में कितना जाएगा 4 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और नेट पोटेंशियल जो होगा सभी पोटेंशियल का सम होता है। सो अगर इसमें गया हमारे पास 8 वोल्ट, इसमें जाएगा हमारा 4 वोल्ट। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड विल बी। मतलब ये पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है तो ऐसे कितने कैपेसिटर लेंगे जिसका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो आना चाहिए 5 माइक्रोफैरड। सो आपके पास जो कैपेसिटर है वो कितने का है, ये है 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस का। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है 2 माइक्रोफैरड, और आपको बताना है कि ऐसा ही कितना हम लोग लेंगे कैपेसिटर कि उनका जो नेट कैपेसिटेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 5 माइक्रोफैरड। तो C नेट आना चाहिए 5 माइक्रोफैरड। सो हमने यहां पे ले लिया है, देखिए 2 पैरेलल ले लेता हूं मैं और 2 ले लेता हूं सीरीज में। ठीक है, अब आप देखिए
कि जो इसका नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा। देखिए अब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 माइक्रोफैरड और यहां भी 2 माइक्रोफैरड। तो आप जानते हैं कि जो पैरेलल होता है उसका कितना होता है नेट कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 to 4, तो सी डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, अच्छा इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों नेट कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, सो 4 और 1 कितना हो जाएगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर समझाता हूं। मैं इन 2 माइक्रोफैरड का जो पैरेलल में है इनका आता है फॉर्मूला C = C1 + C2 से, तो ये आ जाएगा 2 to 4 माइक्रोफैरड। ये जो दो सीरीज में इनका आता है कैसे, 2 × 2/2 + 2 से, तो C डबल डैश कितना आ जाएगा 4/4 यानी कि 1 माइक्रोफैरड आ गया जो हमने यहां लिखा था। अब ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल फिर से प्लस कर देंगे, तो 4 + 1 आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। मतलब 5 माइक्रोफैरड के लिए कम से कम आपको 4 लेने पड़ेंगे कैपेसिटर, 2 को जोड़ना पड़ेगा सीरीज में और 2 को जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 8 पर। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ये कहा जा रहा है कि अगर एक चार्ज को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया इस तरह से, यहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने छोड़ दिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, रेस्ट में से आपने यहां पे ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, ये चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, ये मूव करना शुरू कर देगा इधर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव है, इधर प्लस है, सो पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू कर देगा। सो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यहां लिखा है अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। ठीक है, अब बचा 3 ऑप्शन। सो ये जा रहा है किधर, इधर की तरफ। सो अब देखिए जब इधर जाएगा तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। ठीक है, यहां कम होगा पोटेंशियल, सो मैं लिख देता हूं यहां पर ये V2 है और यहां मान लेते हैं V1 है, तो ये V1 जो होगा वो बड़ा होगा V2 से, इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा, तो जिधर वो जाएगा उधर पोटेंशियल कम होगा, और जब पोटेंशियल कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, सो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है डिक्रीज बिकॉज चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज को हमने यहां पे रिलीज किया है तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा नेगेटिव की तरफ, यानी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इधर पोटेंशियल स्ट्रांग होगा, इधर पोटेंशियल वीक होगा। सो पोटेंशियल वीक यानी लोअर पोटेंशियल की तरफ ये जाएगा, और जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इंटू चार्ज यानी कि V इंटू जो Q होता है यही होता है हमारे पास U। सो अगर V डिक्रीज हो जाएगा सो U भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोअर पोटेंशियल की तरफ ये जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है C। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 पर। 2 small spheres each carrying a charge Q are placed r meter apart is one of the sphere is taken around the other are in a circular path of the radius r, the work done will be equal to। very important question, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 2 स्फीयर है जिनका रेडियस r है, सॉरी, और 2 स्मॉल स्फीयर ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर प्लेस्ड r मीटर अपार्ट, तो 2 स्फीयर दोनों को r मीटर डिस्टेंस पे रख दिया गया है, और एक जो स्फीयर है वो दूसरे का चक्कर लगा रहा है कुछ इस तरह से। सो बोला जा रहा है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू, कितना वर्क डन होगा। सो बहुत आसान क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में। 9th पढ़ा था कि W जो होता है वो होता है F.S। F.S का मतलब होता है Fs cos थीटा, हमने पढ़ा था Fs cos थीटा, ये होता है W का मतलब एक चीज और पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर हमारे पास F परपेंडिकुलर टू S हो तो W होता है 0। ये हम लोगों ने क्लास 9th पढ़ा था, क्योंकि यहाँ थीटा रखेंगे 90 डिग्री,
सो W हो जाएगा 0। सो अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क 0 होगा। अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इधर निकलेगी इस साइड में, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है इधर साइड में, ये देखिए। सो बीच एंगल कितना बना 90 डिग्री। फिर देख लीजिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग, एक बार और देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। देखिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो यहाँ पर मूव कर रहा है वही डायरेक्शन में। तो बीच का एंगल कितना हो गया, बीच का एंगल हो गया फिर से 90 डिग्री, ठीक है। सो ये हमेशा जहां भी होगा ये हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा, इसलिए कोई वर्क नहीं होगा। तो वर्क आ गया हमारे पास 0। दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट O x, y, z all in meters in space is given by V is equal to 4x square volt. The electric field at the point 1 meter, 0, 2 meter in volt per meter is, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेंशियल जो दिया है वो दिया है हमारे पास 4x स्क्वायर वोल्ट। आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी सिंपल, और पॉइंट दिया है 1, 0, 2, ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है और फील्ड पूछा गया है। आप जानते हो इसके बीच क्या होता है रिलेशन, ई होता है माइनस dV/dx। सो बस आपको यहां पर यही सॉल्व करना है। सो आप माइनस करिए, d/dx करिए और लगाइए यहां पर 4x स्क्वायर। हम लोग जानते हैं d/dx x की पावर n जो होता है वो होता है n x की पावर n-1। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा -4 × 2x और यहाँ पे आ जाएगा -8x। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो साइन है वो है माइनस, मतलब नेगेटिव x एक्सिस, और जो मैग्नीट्यूड है वो है 8। सो यहाँ पर देखिए 8 एलोंग नेगेटिव x एक्सिस इज द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 8 न्यूटन पर कूलम, जो भी इसका होता है मैग्नीट्यूड, यूनिट 8 न्यूटन पर कूलम, लेकिन वो होगा नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो हमने निकाल रखा है ये -8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोलर सरफेस, दैट क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर अगर इक्विपोलर सरफेस ले लें और यहां पर एक चार्ज को यहां से उठाकर यहां पर लेके जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप जानते हो इक्विपोलर सरफेस में किसी पॉइंट पर और किसी और पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है सेम। सो यहाँ पोटेंशियल होगा अगर V' तो यहाँ भी हो जाएगा V', दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो आप किसी चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ लेकर जाओगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऐसे देखो VA - VB = W/Q, और अगर VA = VB हो गया तो ये कितना हो जाएगा 0 = W/Q। सो W हो जाएगा 0। सो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा अगर आपका सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप उस पे से किसी भी चार्ज को कहीं से भी कहीं लेके जाओगे आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो आंसर इज ए नो वर्क इज डन। क्वेश्चन नंबर 12 आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया A इज। देखिए यहां पूछा जा रहा है कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किस पर डिपेंड होता है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस d² पर, या फिर पूछा जा रहा है प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस यानी d पर, या प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट है तो यहां पे इंडिपेंडेंट होगा। सो ये हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट, और ये हमारे पास फोर्थ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट F प्रोपोर्शनल टू 1/d। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कैपेसिटर के लिए। तो आप जानते हो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/A/0, ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के बीच होता है उसकी फॉर्मूला ये होता है, इसमें कहीं d नहीं आ रहा है, स्मॉल d नहीं आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है d के।
डी पर डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज डिपेंड करता है, एरिया प्लेट डिपेंड करता है, और साथ में डिपेंड करता है उसके बीच के मीडियम पर। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है चार्ज पे, उनके बीच के मीडियम पे, और साथ में प्लेट के एरिया पर। मतलब बीच की सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता तो फोर्स भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है E इंटू डी। सो आप समझ सकते हैं कि जब E ही डिपेंड नहीं करता तो F कैसे डिपेंड करेगा। D का मतलब R मान लेते हैं, रेडियस यहाँ पर R। सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स इंडिपेंडेंट होगा, ऑप्शन होगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। A capacitor is charged by battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of the resulting system. एनर्जी कितना होगा अगर आपने एक कैपेसिटर जो चार्ज था इसके सामने एक अनचार्ज कैपेसिटर ऐड कर दिया। ये चार्ज है और ये है अनचार्ज, तो दो तरह के कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया है पैरेलल में। सो व्हाट अबाउट द एनर्जी कितनी होगी। तो जब आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल हो जाएगा, कॉमन जो पोटेंशियल हो जाएगी यहां पर वो हो जाएगा V/2। देखिए इसकी कितनी थी V, इसका कितना था कुछ नहीं, 0। तो नेट कितना हो जाएगा V/2। देखो V + 0/2 मतलब कितना हो गया V/2। तो जो पोटेंशियल हो गया दोनों का कॉमन पोटेंशियल वो हो जाएगा V/2। मैं लिखता हूं यहां पर कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/2 दोनों का। अब आपको निकालना है एनर्जी। सो व्हाट अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी फॉर्मूला होता है U = ½ CV²। सो हाफ रहने दीजिए यहां पर। अच्छा, कैपेसिटेंस के बारे में क्या ख्याल है आपका। जो कैपेसिटेंस होगा दोनों का वो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेलल में क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा C1 + C2, दोनों प्लस हो जाएगा, C = सो ये हो जाएगा डबल। सो यहां लिख देते हैं हम लोग 2C, और ये हो गया हमारे पास V/2। सो V/2 का होल स्क्वायर। सो आप समझ लीजिए ये हो जाएगा हमारे पास ½ × 2C × V²/4। सो अब यहां पे आ गया हमारे पास हाफ, ये कट जाएगा, सो C × V² और /2। सो आप देखिए जो एनर्जी है वो हाफ हो गई है। सो हमारे पास दिस इज कॉल्ड एनर्जी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। सो हमने कैसे निकाला, जब हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V/2, V + 0/2। अब इसके बाद जो इसका एनर्जी होगी वो निकलेगी ½ CV² से। C क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि ये पैरेलल है, अगर इसका C है इसका भी C है, दोनों क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि यहां पे दिया गया है अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब सेम कैपेसिटेंस का, मतलब इसका भी C तो इसका भी C, दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर जो कैपेसिटर होता है वो प्लस हो जाता है पैरेलल में। सो हो जाएगा 2C, और एक बार 2C हो गया और V हो गया V/2। सो आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 का। अ कंडक्टर विद अ पॉजिटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 99% बच्चे गलत करेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। सो बहुत से बच्चे कहेंगे इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। जो पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, पोटेंशियल जो होता है इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, सो इसका मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो दूसरे पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि आप गोरे हैं, ठीक है,
तो आप गोरे हैं ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर आपके सामने आपसे गोरा बच्चा आ जाए तो आपको लगेगा आप काले हैं, और अगर आपसे काला बच्चा आ जाएगा तो आपको लगेगा आप गोरे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गोरे काले में, मतलब इसका ऐसा कुछ बात नहीं है। मतलब ये हमारे पास है, अगर मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, आप कहोगे छोटा है। कैसे छोटा है? अगर इसके सामने अगर छोटा बच्चा आ जाए तो ये बड़ा हो जाएगा अपने आप, और कोई बड़ा आ जाए तो ये छोटा हो जाएगा अपने आप। मतलब जो छोटा, बड़ा, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती है रिलेटिव क्वांटिटी। सो पोटेंशियल एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अब देखिए, इनफाइनाइट से अगर आप किसी पॉइंट को, किसी चार्ज को यहाँ तक लेकर आते हो, सो जो वर्क करना पड़ता है उसे कहते हैं पोटेंशियल। वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब मैं मान लेता हूं कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है वो है 0, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर हम मान लूं कि जो हमारा v है वो है माइनस में, नेगेटिव, सो मान लेते हैं -10 हो गया। सो मान लेते हैं v इज इक्वल टू -10, और वर्क जो करना पड़ा आपको यहां तक आने में, वो वर्क करना पड़ा, मान लेते हैं +8 जूल। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो v हो जाएगा हमारे पास -2, तो यहां नेगेटिव हो गया। उसी तरह मान लेता हूं कि यहां तक वर्क करने में लग गया मुझे 10 जूल, ठीक है, 10 जूल, तो कितना हो जाएगा? v 0 हो जाएगा। सो मतलब डिपेंड करेगा कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है उसको हमने क्या एज्यूम किया है। अक्सर हम एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पे वो 0 है, तभी यहां पर पॉजिटिव आता है। अगर यहां पे आप कुछ और एज्यूम करेंगे तो वो 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और पॉजिटिव भी आ सकता है। मतलब इन्फिनिटी भी जो पोटेंशियल है वो हम एज्यूम करते हैं, और एज्यूम करने के अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशियल यहां पर पॉजिटिव आता है। सो पोटेंशियल बी एट पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल? जब कांस्टेंट पोटेंशियल होता है तो यहां पर क्या चीजें सही होती हैं? पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जिस रीजन में इक्विपोलर सरफेस होता है वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोलर सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अगर होता तो यहाँ जो चार्ज होता वो चार्ज मूव करने लगता, जो इलेक्ट्रॉन होता वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता, और फिर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होती। ये हमने पढ़ाया था आपको इक्विपोटेंट सरफेस में, आप चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। फिर समझिए, ये है ईपीएस, इक्विपोटेंट सरफेस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा, और जब मूव करना शुरू कर देगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। सो ईपीएस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कांस्टेंट नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि 0 होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 6 मिलीमीटर, मतलब डी दिया है 6 मिलीमीटर, ठीक है, और के दिया है यहां पर 9, और यहां पर जो टी दिया है वो दिया है 4.5। मतलब कि यहां पर आपके सामने एक प्लेट है, ठीक है, और प्लेट में यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी डिस्टेंस टी है, ये दिया हुआ है आपका 4.5, और ये होता है, इसको बोलते हैं डी, और ये दिया है आपका 6, और जो के दिया है वो के दिया है 5। सो ये सारी कहानी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। फॉर्मूला होता है हमारा किसका? कैपेसिटेंस का। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई डी। ये एक फॉर्मूला होता है, सॉरी के बाई टी, यहां होता है टी बाई के। ये एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, इसका हम लोग यूज करेंगे। सो व्हाट अबाउट सी? सी हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, डी हमारे पास कितना दिया है 6, टी दिया है 4.5, और वहां टी दिया है 4.5, और यहां दिया है 9। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 4.5, 9 5 जा प्लस 0.5।
सो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आ गया हमारे पास 2। अभी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मल्टीप्लाई और डी का डिवाइड कर देंगे अपॉन 2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा C नॉट और डी हमारे पास 6 अपॉन 2 मतलब 3 C नॉट। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस जो हमारा है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक लेंगे जिसका थिकनेस 4.5 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और प्लेट के बीच का डिस्टेंस 6 मिलीमीटर है, तो हमारा कैपेसिटेंस है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन है और ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में किया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज है इस तरह से रखा गया है प्लस क्यू और यहाँ पे कैपिटल क्यू। इस क्यू की वैल्यू कितनी होगी कि नेट सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा। सो नेट एनर्जी हमें जीरो होगा, सो नेट एनर्जी अगर हमारे पास जीरो होगा सो क्यू की वैल्यू कितनी होगी ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी होता है के, इसको दोनों को इंटू करेंगे सो क्यू बाई एल प्लस फिर इन दोनों का के क्यू बाई एल फिर प्लस फिर इन दोनों का के क्यू बाई एल। सारे जो एनर्जी है जितने इस एनर्जी ने इस सिस्टम को बांध के रखा है, तो इन दोनों की एनर्जी फिर इन दोनों की एनर्जी और फिर इन दोनों की एनर्जी, ये होगा टोटल एनर्जी। अगर हम निकालते हैं सिस्टम की एनर्जी तो सारे पार्टिकल के बीच की एनर्जी निकाल लीजिए, उनको सम करिए क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और आपको निकल के आ जाएगा टोटल एनर्जी। सो निकालते हैं यहाँ पर, ये है 0 और यहाँ पर देख सकते हो आप के क्यू एल सब बाहर हो जाएगा, कॉमन लेते हैं यहाँ पर के स्मॉल क्यू और एल ये लेते हैं कॉमन, क्या आएगा यहाँ से कैपिटल क्यू आ जाएगा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा स्मॉल क्यू आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा फिर से यहाँ से आ जाएगा कैपिटल क्यू और ये 0 है, सब कुछ 0 हो जाएगा। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को 2q प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो क्यू मिल जाएगा -q/2 और आंसर आपको मिल गया है -q/2 कहीं पे है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 पर। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि कैपेसिटर इज चार्ज बाय यूजिंग अ बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड और डायरेक्टली स्लैब देन स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स विच रिजल्ट इन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए ये कहा जा रहा है यहां पर कि एक जो कैपेसिटर है उसको चार्ज किया गया है बैटरी से और उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट किया गया है। इस कैपेसिटर को पहले आप चार्ज करो, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दो और उसके बाद आप डायरेक्ट्रिक को उसके अंदर इंसर्ट कर दो। और अब बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो देखो, जब आप डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो एक बात होती है, पहले क्या होती है, सी जो होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, ये तो पहले होता है। ठीक है, दूसरी बात कि जो चार्ज बैटरी ने दिया था अब वही चार्ज उसके पास रहेगा, चार्ज अब कहीं बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, तो चार्ज रहेगा कंजर्व, चार्ज रहेगा उतना जितना बैटरी ने दिया था क्योंकि अब बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है। सो एक बात है क्लियर कि जो Q होगा वो होगा कांस्टेंट। अब देखो ये दोनों चीज़ें कहीं दी है नहीं दी है। सो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, Q जो होगा वो होगा कांस्टेंट। कहाँ दिया गया है कोई Q कांस्टेंट, रिडक्शन ऑफ चार्ज, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे चार्ज का रिडक्शन दिया गया, ये गलत हो गया। फिर यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि बट नो चेंज इन द चार्ज, तो ये भी सही लग रहा है थोड़ा बहुत, और यहाँ भी सही लग रहा है हम लोग को, और डी तो नन ऑफ दिस है, तो ये अभी देखते हैं हम लोग क्या है। अब यहाँ दिया गया इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट एंड एनर्जी, और यहाँ डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो व्हाट अबाउट पोटेंशियल, सो Q होता है C इंटू वी। सो अब यहाँ देखिए जो V होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा Q/C। Q क्या है, कंजर्व, Q कंजर्व मतलब Q कांस्टेंट, तो C जब आपका घटेगा सो V बढ़ेगा और C बढ़ेगा तो V घटेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को घटना है, सीधी बात है। देखो यहाँ पर C बढ़ रहा है K टाइम्स
और C बढ़ा तो V घट जाएगा। सो V घट जाएगा, कहाँ लिखा है, ये देखिए इसमें लिखा है V डिक्रीज। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा इसमें भी लिखा है शायद डिफरेंस क्रॉस द प्लेट इंक्रीज, तो ये गलत है, ये सही हो गया क्योंकि डिक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज जाएगा कंजर्व यानी कांस्टेंट। अच्छा व्हाट अबाउट एनर्जी, रिडक्शन इन द एनर्जी, एनर्जी क्या ख्याल है। सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, या इसको हटा दीजिए, वी इसको लिखिए हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि यहां पर क्यू कांस्टेंट है। अब क्यू कांस्टेंट है तो सी बढ़ेगा तो यू घट जाएगा, सीधी बात है। तो सी बढ़ा यू घट गया, एनर्जी घट गई, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया और चार्ज हो गया कांस्टेंट। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया है, डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल वी घटेगा क्योंकि सी बढ़ेगा, रिडक्शन इन एनर्जी बिल्कुल एनर्जी घटेगी क्योंकि सी बढ़ेगा, और चार्ज आएगा कांस्टेंट, ये हमने बताया अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जेड डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में तो भी बताया था मैंने, इसके परपेंडिकुलर आप कोई भी एरिया कोई भी लाइन लेंगे तो वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास जेड में है, सो एक्स में, एक्स डायरेक्शन में हमारा जो पी होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरह से वाई में भी जो हमारा होगा वहां भी पीडी होगा कांस्टेंट, और एक्स वाई प्लेन यानी जो प्लेन आप देख रहे हैं इस प्लेन में भी हमारा जो पीडी होगा वो होगा कांस्टेंट, क्योंकि ये तीनों चीजें जेड के परपेंडिकुलर हैं। जेड के परपेंडिकुलर जो भी एरिया जो भी लाइन होगा उस पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो बिल्कुल क्लियर है, ये सारे जो चीजें होंगी वो होंगी ईपीएस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर। तो जस्ट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो ईपीएस होगा, और ईपीएस में जो वी होता है वो होता है कांस्टेंट। तो अगर ये ईपीएस है तो ईपीएस में वी कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर टू द ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन ज्यादा करने हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिल्कुल सही बात है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस देख लेते हैं हम लोग। ईपीएस, सो ईपीएस जो होता है जहां स्ट्रॉन्ग रीजन होता है वहां पर ये ईपीएस क्लोज होता है। ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वहां ईपीएस दूर दूर हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है। आर क्लोजर इन रीजन लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि जहां पर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ज्यादा होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां पर देखिए तो यहां पे पास पास होगा, और जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पे दूर दूर होगा। बिल्कुल यहां दिया है देखिए, आर क्लोजर इन लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे ये दोनों क्लोज क्लोज होंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहां देखिए, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल जहां पे कंडक्टर है वहां पे बहुत पास पास होंगे। देखिए अगर आप यहां बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा कुछ, ये देखिए बहुत यहां पे पास पास होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जस्ट लाइक कंडक्टर। जहां पे कंडक्टर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पास पास होगी, क्राउडेड ज्यादा होगा। सो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या बोलता है, ऑलवेज बी इक्वल स्पेस, अभी गलत हो गया क्योंकि मैंने बताया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे ये पास पास होंगे, सो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। सो पहला और दूसरा सही है, इसलिए डी सही है। डी में बोला गया ए और बी इज करेक्ट, क्योंकि ए ऑप्शन भी सही और बी ऑप्शन भी सही। जहां पे कंडक्टर होगा वहां पे क्राउडेड ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रांग होगा वहां ईपीएस पास पास होंगे, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे ईपीएस दूर दूर होंगे। नाउ फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई देन द टॉर्क। जो टॉर्क होता है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो होती है पी क्रॉस ई। So P cross E is called torque. अब the potential energy of the system P dot E गलत है,
क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस पी डॉट ई। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये सही है, टॉर्क पी क्रॉस ई होता है। दूसरा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए रिजल्टेंट जीरो क्यों होता है, क्योंकि ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे इधर होगा पीई और एक फोर्स इधर होगा माइनस पी, और दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो। सो नेट जो फोर्स होता है डाइपोल पर जब हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जीरो हो जाता है। एक फोर्स इधर लगेगा और एक नीचे की तरफ लगेगा इस तरह से, और दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। देखिए इस तरह से ये फोर्स दोनों आपस में बैलेंस कर देंगे, जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो जीरो होगा। हाँ, कपल लगेगा जो उसे घुमा देगा, तो उस पर टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं। अगर फोर्स लगता तो वो डाइपोल चलने शुरू कर देता, पर तो चलता नहीं है, वो घूमता है वहीं पे। तो घूमता क्यों है, क्योंकि वहाँ पे टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं लगता। अगर फोर्स लगता तो वो डाइपोल चलना शुरू कर देता, वो चलता नहीं है, वो घूमता है, इसीलिए टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं। सो फोर्स नहीं लगता, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये भी सही है, ये गलत है। सो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट थर्ड इज करेक्ट। कहाँ दिया है फर्स्ट थर्ड करेक्ट, यहाँ दिया है, फर्स्ट थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। सो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो हमने सॉल्व किया है आज 21 क्वेश्चन बहुत ही फास्ट तरीके से। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, पुराना वाले वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, उसके बाद देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि कमेंट करके लिखिए, आपकी हर डाउट को मैं सॉल्व करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चाहे जो हो जाए, मैं कितना भी बिजी क्यों ना रहूं, आपकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरा ये कसम है, मेरा ये वादा है, मेरा ये प्रण है कि मैं हर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। हर बच्चों को मैं हाई एजुकेशन स्मार्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम लोग और भी इसमें क्वेश्चन करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो बहुत ही फेमस, बहुत पुराने क्वेश्चन हैं। हम लोग नए क्वेश्चन भी करेंगे और MCQ और भी करेंगे। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। सो आज की क्लास में इतना है।